नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी राजनीति की, चुनाव की, 2024 के चुनाव की और खास उत्तर प्रदेश की, क्योंकि चुनावी माहौल ऐसा है और मुद्दे ऐसे रोज बरोज नए रंग देखने को मिल रहे हैं इस चुनाव के, और राजनीति का ऊंट करवट भी लेता दिखाई दे रहा है। रणनीतियां बदल रही हैं, उम्मीदवारों के ऐलान हो रहे हैं, नाम वापस लिए जा रहे हैं, फिर कुछ और ऐलान किए जा रहे हैं, और ऐसे में उत्तर प्रदेश बहुत अहम हो जाता है। 80 सीटों का राज्य, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें, दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। कहावत पुरानी हो गई, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश से ही सांसद भी हैं। तो उस उत्तर प्रदेश में अब राजनीति के ऊंट ने एक और करवट ली है, और करवट कहां ली? कन्नौज, इत्र नगरी के नाम से मशहूर, वहां से अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। 13 मई को वहां पर चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले तेज प्रताप यादव यहां पर उम्मीदवार थे, पर अखिलेश यादव ने कहा लोगों का दबाव था, कार्यकर्ताओं का दबाव था, तो अब मैं मैदान में उतर आया हूं। और जब लोहा गर्म होता है हथौड़ा तभी चलाना चाहिए। अब यह ताल ठोकी जा रही है, या किसी डर या दबाव में चुनावी मैदान में उतरना पड़ा अखिलेश यादव को, या यह रणनीति के तहत किया जा रहा है? 11 ऐसी सीटें हैं, उत्तर प्रदेश की ही बात कर रहा हूं, जहां पर उम्मीदवार बदले हैं अखिलेश यादव ने। यह असमंजस है क्या कि करें तो क्या करें? बार बार फैसले बदलना, डज इट गिव आउट अ मैसेज ऑफ अनसर्टेनिटी? आपको पक्का भरोसा ही नहीं है कि जीत पाएंगे या ना जीत पाएंगे, तो पत्ते लगातार शफल किए जा रहे हैं क्या? या असमंजस अपने मन में नहीं, विपक्षी खेमे में, बीजेपी में असमंजस फैलाने की भी कोशिश की जा रही है क्या? पहलवानी के दांव अपने पिता से तो सीखे ही होंगे अखिलेश यादव ने। चक्री दांव खेल रहे हैं क्या अखिलेश कि बीजेपी कुछ चक्कर खाए? अब कन्नौज सीट जो है, इसकी अहमियत थोड़ा मैं आपको बता दूं। 1967 में यहां से राम मनोहर लोहिया संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार बने थे और जीते भी थे। 1998 से 2019 तक यह सीट समाजवादी पार्टी के कब्जे में रही। 2000 में उपचुनाव में अखिलेश यादव जीते, 2004 में जीते, 2009 में जीते, फिर विधानसभा में प्रवेश कर गए 2012 में, तो डिंपल उनकी धर्मपत्नी यहां से जीती, 2014 में जीती, लेकिन 2019 में बीजेपी के सुब्रत पाठक ने यहां पर उन्हें पटकनी दे दी, 12,000 से हार गए। अब अखिलेश जो यहां से उतरे हैं, क्या संदेश यह भी दिया जा रहा है, या एक माहौल ऐसा बन रहा था कि अरे भाई बड़े नेता भाग रहे हैं, बीजेपी से दो चार आमना सामना सीधे सीधे लड़ाई करने को क्या तैयार नहीं है? उस नैरेटिव को, उस संदेश को खारिज करने के लिए क्या अखिलेश यादव वहां से उतरे हैं? या जो जोश है, जो जज्बा है, जो जुनून, उत्साह अपने उम्मीदवारों में, अपने कार्यकर्ताओं में भी भरने की कोशिश की जा रही है क्या? क्योंकि एक सीट पर ही उम्मीदवारी की बात नहीं है, कन्नौज सीट का असर आसपास की सीटों पर भी पड़ेगा। इसमें इटावा भी है, अकबरपुर है, हरदोई है, मिश्रिख है, मैनपुरी है, फर्रुखाबाद है। अब प्रतिक्रियाएं आने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं? यूपी में एसपी को अपने परिवार के अलावा और यादव ऐसा नहीं दिखा जिसे टिकट दे सके। ऐसे लोग अपने परिवार का ही भला करेंगे, बाहर का कोई भी व्यक्ति इनके लिए मायने नहीं रखता। और इसमें कोई
शको शुबा भी नहीं है। जब ये आरोप लगता है तो डिंपल भी चुनाव लड़ रही हैं, बदायूं से पहले शिवपाल यादव को उम्मीदवार बनाया गया, फिर उनके बेटे को, धर्मेंद्र यादव भी चुनावी मैदान में है। तो यादव परिवार के लोग ही, बाहरी यादव तो नहीं दिखता है। पर सुब्रत पाठक क्या कह रहे हैं? हिंदुस्तान पाकिस्तान का नैरेटिव भी शुरू हो गया आज। उन्होंने कहा चुनाव दिलचस्प होने चाहिए। जब अखिलेश यादव ने तेज प्रताप को यहां भेजा तो उन्हें समझ में आ गया, अगर तेज प्रताप के साथ मैच होता तो भारत बनाम नेपाल के क्रिकेट मैच जैसा होता। अब मैच भारत बनाम पाकिस्तान जैसा होगा। तो पलटवार किया अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा कन्नौज का चुनाव नकारात्मक राजनीति को खत्म करेगा। बीजेपी ने विकास को रोक दिया। बीजेपी ने नकारात्मक राजनीति की है। सुब्रत पाठक ना बॉल फेंकते हैं या फेंक पाएंगे, ना बैट उठा पाएंगे। हम समाजवादी 6 बॉल पर 6 छक्के मारेंगे। वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते? तो मुद्दों पर आने की भी कोशिश यहां पर अखिलेश यादव करते दिखाई दे रहे हैं। और इसमें परिवार की भी बात आ गई। उनकी भाभी अपर्णा यादव, वो कहते हैं इंडिया गठबंधन के बड़े नेता अब चुनावी मैदान में उतरने लगे क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी से डर है। नेताजी ने बहुत सारी सीटों को सुरक्षित बनाया, लेकिन उन सीटों पर भी बीजेपी ने अपनी मेहनत से कमल खिलाया है। कोई भी मैदान में उतर जाए, बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। और जयंत चौधरी 2022 में विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ आए, 8 विधायक चुने गए, एक और बाद में भी उपचुनाव में जीत गया, खुद राज्यसभा गए, समाजवादी पार्टी ने भेजा। वो कह रहे हैं जो अखिलेश यादव प्रत्याशी ही नहीं तय कर पा रहे, देश के लिए क्या तय कर पाएंगे? 3-3 बार एक सीट पर प्रत्याशी बदल रहे हैं। खैर वो भी कहते थे कि मैं चवन्नी नहीं कि कोई भी उछाल देगा, उछले तो, और उछलकर समाजवादी पार्टी से बीजेपी की गोदी में आकर बैठ गए। तो क्या चुनाव अब दिलचस्प हो जाएगा? और बात सिर्फ कन्नौज की नहीं है। अब चर्चाएं या निगाहें अमेठी और रायबरेली पर भी टिकेंगी, और टिकनी शुरू हो गई हैं। कल दूसरे चरण का मतदान होगा। केरल की सभी सीटों पर मतदान हो जाएगा। वहां के वायनाड से सांसद भी हैं और उम्मीदवार भी कांग्रेस के राहुल गांधी। और खबर यह आ रही है कि 27 को वो अमेठी भी पहुंचेंगे और 1 मई को नामांकन भी अपना दाखिल कर देंगे। तो क्या ये एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया कि पहले केरल का खेल ना बिगड़ जाए, केरल में पहले चुनाव होने दिए जाएं? और जिस तरह से चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है वो भी इस रणनीति में कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए सहायक साबित हुआ है क्या? तो वो वहां उतरेंगे तो स्मृति ईरानी का क्या कहना है? यह भी दिलचस्प हो जाता है। स्मृति ईरानी ने 1,07,000 वोटों से राहुल गांधी को वहां से हराया था। 2004, 2009, 2014 में राहुल गांधी अमेठी से जीत गए थे। अमेठी में 16 बार चुनाव हुए हैं, इनमें 2 उपचुनाव भी शामिल हैं। तो कुल मिलाकर असल चुनाव, उपचुनाव को हटा दे, 14 बार चुनाव हुए, 12 बार कांग्रेस जीतने में कामयाब रही है। रायबरेली की भी मैं बात करने वाला हूं, पहले अमेठी पर ही टिकते हैं। स्मृति ईरानी क्या कह रही हैं? लोगों को रंग बदलते देखा लेकिन परिवार बदलते पहली बार देखा है। अब कहेंगे एक परिवार वायनाड में है और एक परिवार अमेठी में है। औरत का जब ब्याह हो जाता है तो वो ससुराल को सब कुछ मान लेती है, लेकिन फिर भी मायके को नहीं छोड़ती। ये तो 15 साल जीत कर लापता थे और हार कर 5 साल भाग गए। तो क्या थोड़ी सी कुलबुलाहट मन में स्मृति ईरानी के भी आ रही है कि राहुल गांधी आएंगे तो जीत
जो लग रही थी कि फिर से हासिल हो जाएगी, कहीं दिक्कत में ना आ जाए। और फिर वो दो लड़कों का नैरेटिव भी क्या सामने आता दिखेगा। 2017 में कोई कमाल नहीं कर पाए थे, राहुल और अखिलेश, दो लड़के साथ चले लेकिन कुछ नहीं हो पाया। लेकिन इस बार दो लड़के लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं क्या, और हर चुनाव उसका परिप्रेक्ष्य, उसका माहौल, उसके मुद्दे अलग होते हैं। तो क्या संजीवनी का भी काम करेगा? राहुल गांधी का अमेठी से पर्चा भरना, अगर पर्चा भरते हैं तो, और रायबरेली का क्या होगा? सोनिया गांधी ने तो राज्यसभा का रास्ता चुन लिया है, तो क्या प्रियंका गांधी वाड्रा वहां से चुनाव लड़ेंगी? खबरें यह भी आ रही हैं कि राहुल गांधी रायबरेली से लड़ सकते हैं और अमेठी से प्रियंका गांधी आएंगी। यह असमंजस भी दूर होगा क्या, और इससे चुनावी फिजा कुछ बदलेगी क्या आने वाले दिनों में? उत्तर प्रदेश में अभी उत्तर प्रदेश की 72 सीटों पर मतदान होना बाकी है। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है, दबाव या रणनीति विशेष? दबाव में डर कर दिया या रणनीति है? ये चुनाव में क्यों उतरे अखिलेश और राहुल अमेठी जाएंगे, कांग्रेस को जिंदा कर पाएंगे? कांग्रेस एक सीट पर सिमट गई है लोकसभा में, 80 में से एक सीट। चर्चा में मेरे साथ प्रोफेसर सौरभ मालवीय, आरएसएस से जुड़े हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं। संजय निषाद अहम घटक हैं बीजेपी के उत्तर प्रदेश में, वो भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। साथ ही साथ अनिल दुबे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय लोकदल के, जयंत चौधरी की पार्टी के। सुरेंद्र राजपूत राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। नाहिद लारी खान राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। और दो वरिष्ठ पत्रकार आज इस चर्चा में हैं। वैसे तो ये किसी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन इनको सिर्फ पत्रकार कहना भी नाइंसाफी होगी। ये दरअसल दोनों बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। पत्रकार होने के अलावा अभिज्ञान प्रकाश लेखक भी हैं। फ्रॉम लखनऊ टू लुटियंस, द पावर एंड प्लाइट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश वासी ही हैं, वो भी लिखी है। और मनोज राजन त्रिपाठी, इन्होंने कोड काकोरी नाम की एक बेहद लोकप्रिय किताब लिखी है। स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, फिल्में भी लिखी हैं। अतिथि तुम कब जाओगे, वो देखी होगी आपने फिल्म। और इन दोनों की एक और खासियत है, अभिज्ञान प्रकाश तबला बहुत अच्छा बजाते हैं और मनोज राजन त्रिपाठी गाते बहुत अच्छा हैं। तो ये राजनीति का कौन सा तबला बज रहा है और कौन से सुर छेड़े जा रहे हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन नाहिद, मतलब 11-11 सीटों पर उम्मीदवार बदले जा रहे हो, कंफ्यूज ही आ गए हो क्या? और आखिरकार अब मन बना पाए अखिलेश यादव इत्र नगरी से चुनाव लड़ने के लिए? संदीप जी, देखिए, जो हमारे प्रत्याशी हैं, ये सारे जो प्रत्याशी माननीय अखिलेश यादव जी घोषित कर रहे हैं विभिन्न लोकसभा सीटों से, ये सारे वो प्रत्याशी जो निश्चित रूप से जीतेंगे, क्योंकि मेहनत बहुत की समाजवादी पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने। ब्लॉक स्तर पर समाजवादी पार्टी ने मेहनत की और एक एक सीट पे हमारी पैनी नजर है। तभी तो आप देखिए कि अभी जो फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ, 8 सीटों पर जो चुनाव हुआ है, उसमें समाजवादी पार्टी 8 की 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीत रहा है और बीजेपी की करारी हार होगी। उसी से तो बौखला गई बीजेपी, तभी तो आए बाएं शायद तमाम भाषण दे रहे। अब आप बात ताल ठोकने में तो अच्छा लगता है, हाथों की आते सीट जीत जाएंगे। एक मिनट नाहिद, मुरादाबाद में कैंडिडेट बदला, रामपुर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, गौतम बुद्ध नगर, बदायूं, मिसरिक, संभल, सुल्तानपुर और अब कन्नौज। अपने उम्मीदवारों पर भरोसा नहीं, मतदाता कैसे भरोसा करेगा आप पर? देखिए, मुरादाबाद में अगर
नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं संदीप जी। मुरादाबाद का तो मैं अभी आपको बता दूं कि मुरादाबाद की सीट तो समाजवादी पार्टी लगभग लगभग 2.5 लाख वोटों से जीत रही है। आप जब रिजल्ट आएगा आप मुझे जरूर कॉल करिएगा। और ये समाजवादी पार्टी है, लोगों को एक विश्वास है माननीय अखिलेश यादव जी पर, तभी तो तमाम लोग समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये बीजेपी जैसे थोड़ी है कि लोग टिकट दे रहे हो, लोग मना कर रहे नहीं 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 नहीं, हमें माफ करो, हमें मत चुनाव लड़ाओ, हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। आप बात करें कि दबाव में या किस रणनीति में माननीय अखिलेश यादव जी कन्नौज से चुनाव लड़ रहे, अरे संदीप जी, ना दबाव ना कोई रणनीति, ये दरअसल कन्नौज की जो सम्मानित जनता, इनकी विशेष मांग थी। वो इसलिए मांग थी जब माननीय अखिलेश यादव जी जो सांसद थे तो वो सीएम होने से पहले वहां से सांसद थे, और सीएम होने के बाद वो वहां पे चुनाव नहीं लड़े, इसलिए वहां की जनमानस की मांग थी कि आप यहाँ से चुनाव लड़े। और वहां की तो जनता मतलब ने ये ठान जनमानस लिया है कि से ऐतिहासिक वोटों से माननीय अखिलेश यादव आम जी को लोगों से जिताना कोई है। राय शुमारी नहीं करते हैं? बदायूं में पहले धर्मेंद्र यादव, फिर शिवपाल यादव, उसके बाद उनके बेटे आदित्य यादव आ जाते हैं। लोगों से पूछते नहीं है, अपने घर में भी नहीं सलाह करते। अरे संदीप संदीप जी, चाहे वो माननीय अखिलेश यादव जी हो, चाहे शिवपाल यादव जी हो, चाहे कोई भी हो, ये सब खाटी यूपी वासी हैं। ये खाटी यूपी वासी, ये अन्य राज्य से थोड़ी आए हैं। ये गुजरात के भगोड़े थोड़ी है कि गुजरात के भगोड़े हो या तमिलनाडु और महाराष्ट्र के भगोड़ी हो, ये सब खाटी यूपी वासी है। अरे डिबेट तो इस पर अब आप होना चाहिए भी कि जिनका गुजरात पहले ऐसे छूटा, शब्दों, ये भाजपा के देखिए एक बुजुर्ग शब्दों नेता, की मर्यादा टूटती जा रही है। बनारस भी छूटने सुब्रत वाला है। पाठक भारत पाकिस्तान का मैच बता देते हैं, आप भगोड़े शब्द इस्तेमाल करने लगती हैं। नहीं नहीं, देखिए देखिए, आपको एक चीज बताऊं संदीप जी, जिस प्रकार से ये जो बीजेपी के प्रत्याशी सुब्रत फाटक, इनके लिए तो जनमानस ने, कन्नौज की जनमानस ने अपने घरों के फाटक बंद कर दिए। और जिस प्रकार से वो नेपाल को गाली दे रहे थे, वो नेपाल को इसलिए गाली दे रहे थे क्योंकि नेपाल के सबसे पहले प्रधानमंत्री यादव समाज के थे और राष्ट्रपति यादव समाज से थे, और आए दिन वो पिछड़े दलितों को गाली देते। अभी परिवारवाद की भी जो बात कर रहे हैं, तो ये सारे जो तो पीडीए का राग छोड़ दिया आपने, कराते हैं, जनमानस इनको वोट देती है। अब पीडीए का राग छोड़ दिया। अब नेपाल में यादव पहले प्रधानमंत्री थे, वो याद आने लगा ना माननीय मोदी जी। हाँ, पीडीए, अरे तो वो इसीलिए तो गाली दे रहे नेपाल को। आप इस पे गौर फरमाइए ना कि क्यों गाली दे रहे थे, क्या जरूरत थी जिक्र करने की नेपाल की, उन अपमानित कर रहे थे क्योंकि वहां पहले राष्ट्रपति यादव समाज से थे। और परिवारवाद की भी जो बात करते हैं, क्योंकि पिछड़े दलितों को गाली देना, पीडीए समाज को गाली देना, इसलिए बार बार परिवारवाद की बात। तो परिवारवाद की तो तस्वीर मैं सामने दिखा रहा हूं। कन्नौज से अखिलेश यादव, मैनपुरी से डिंपल यादव, बदायूं से आदित्य यादव, अक्षय यादव फिरोजाबाद से, धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से, एक ही परिवार के हैं ना। प्रधानमंत्री यही तो पूछ रहे हैं, और कोई यादव नहीं दिखता कहीं पर। संदीप जी, नहीं नहीं, अरे देखिए देखिए, माननीय मोदी जी बहुत बुजुर्ग हैं, मैं उनके ऊपर बहुत कोई टिप्पणी करना नहीं चाहती, बहुत बुजुर्ग हैं, लेकिन जो आप चेहरे दिखा रही है, ये सब जो जनमानस इनको जिता रही है। अच्छा, परिवारवाद कहाँ है? आप ही के डिबेट में मैं खोल देती हूँ। अभी माननीय मोदी जी ने कहा कि केवल यादव अपने परिवार के केवल यादवों को देते हैं। अरे बलराम यादव जी अभी एमएलसी बनाया, वो क्या यादव परिवार से, क्या नेताजी के परिवार से? राम गोविंद चौधरी यादव जी वो नेता प्रतिपक्ष थे, तो वो क्या नेताजी के परिवार से थे? तो इसलिए ये तो वो महा झूठों का गिरोह है, बीजेपी महा झूठों महा भ्रष्टाचारियों का गिरोह है। ये दल तो है नहीं। अभी आप देखिए किस प्रकार से ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। डिबेट तो इस पर होनी चाहिए थी कि ऊंट आया पहाड़ के नीचे। जिस प्रकार से फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद आए बाएं शाएं भाषण दे रहे थे, तो चुनाव आयोग ने नोटिस दे दिए। तो आप पहले चरण का 2 बार जिक्र कर चुकी हैं, नहीं कर रही हूँ पहले चरण के चुनाव के बाद थोड़ा सा जोश आया अखिलेश में कि अच्छा लड़ा जा सकता है। पहले नाम की घोषणा करने से गुरेज कर रहे थे कि थोड़ा सा अरे ये तो मानस बदलता दिख रहा है, तब आया दम चुनाव लड़ने का। देखिए, दो बात मैं करना चाहती हूँ अपनी बात खत्म करने से पहले मैं जो पहले बात कर रही थी कि मैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय इलेक्शन कमीशन दोनों से अपील करती हूँ कि माननीय मोदी जी की उम्मीदवारी रखकर इस तरह के भाषण जो दे रहे हैं, घटिया भाषण, राष्ट्र विरोधी भाषण जो दे रहे हैं, और साथ ही साथ उनको चुनाव प्रचार से भी रोके। और साथ ही आपका चैनल में, आपके चैनल के लिए नहीं कह रही, लेकिन अन्य मीडिया के चैनल जो इस राष्ट्र विरोधी और घटिया भाषण में हाँ मिलाते रहे और चीख कर तमाम डिबेट्स और न्यूज दिखाते रहे,
उनके ऊपर भी माननीय इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए, उनको भी नोटिस जारी कर उनको भी प्रतिबंधित करना चाहिए। अब आप खुद हमने बता रहे हैं तो कि पहले चरण के चुनाव में जो रिप्रेजेंटेशन आया, ऑफ तो पीपल ये आप मान एक्ट रहे हैं ना कि पहले चरण 1951 की एक सेक्शन 123(3) और 125 का भी जिक्र किया है और ये संज्ञान में लाया है चुनाव आयोग के। पर सौरभ, क्या दिल की धड़कनें बढ़ने लगी कि भाई अखिलेश अब मैदान में उतर गए, भारत पाकिस्तान का मैच बताने लगे? एक मिनट नाहिद, अब आपकी बारी हो गई, अब सौरभ की बारी है। संदीप जी, पिता की पार्टी के और कुनबे की उपज 24 साल पहले गिफ्ट में मिली हुई इस राजनीतिक उपज है अखिलेश यादव। अच्छा, वहीं पर इत्र की नगरी और उस माटी की खुशबू सुब्रत पाठक है। तो दोनों की तुलना करना ही बेमानी है। अच्छा। एक तरफ वहां की माटी की खुशबू, माटी की महक, और दूसरी तरफ कुनबा और परिवार की सियासत की उपज से के बीच में है मामला। इसलिए इसमें दिल की धड़कन अच्छा, इस पर नहीं, तो आता हूं, ये बल्कि परिवारवाद का जो आप जरूर लगातार, देखना चाहिए। एक मिनट सौरभ भाई, परिवारवाद, नहीं। ये जयंत चौधरी परिवारवाद की उपज है कि नहीं? चिराग पासवान परिवारवाद की उपज है कि नहीं? अजित पवार परिवारवाद की उपज है कि नहीं? आप दुष्यंत चौटाला परिवारवाद की उपज थे कि नहीं? बिल्कुल नहीं 24, हाँ बिल्कुल बता रहा हूं, बिल्कुल एकदम सही आप कह रहे हैं। 24 साल पहले अखिलेश यादव को जो गिफ्ट मिला था वो पिता ने दिया था। अच्छा। और क्या क्या दिया था कि तुम उपचुनाव में जाओ और राजनीति में आओ। आप उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बना? तो जो चीज उन्होंने उनके साथ उनके चाचा ने किया, आज वही भतीजा जब चाचा बना है तो तेज प्रताप भतीजा के साथ वही किया। तो बात जनता देख रही है। धड़कन तो उनकी बढ़ी है, धड़कन ही नहीं बढ़ी है। हाशिए पर है या कहां है, तो भारत पाकिस्तान का मैच हो गया। आपने अभी शुरू में ही बता दिया कि अरे वो भी नहीं हो रहा है भाई, अभी महीने दिन भी नहीं राइट हुए, एंड पहला टेस्टेड फेज फॉर्मूले पर आ खत्म हुआ जाते है, हैं। दूसरा कल है। और नहीं, उन्होंने 4 प्रत्याशी 2-2 बार बदल दिए, 9 प्रत्याशी 1-1 बार बदल दिए। तो आपने रायबरेली से अभी अपने उम्मीदवार की कोई घोषणा कर दी क्या? इसलिए कैसरगंज से कर दी क्या? वो उधर गोंडा में भी ताल ठोकते फिर रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, वो तो आपने भी रोके हुए हैं ना उम्मीदवार। तो आप बिल्कुल संदीप जी, ये तो बाकी दलों को सीखना चाहिए और आपको खुल के प्रशंसा करनी चाहिए कि देश में इकलौती भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो अपने सीईसी में लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे पहले एक साथ सबसे ज्यादा सीटों की घोषणा हर बार करती, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे स्थानीय निकाय हो। इसमें तो बीजेपी की प्रशंसा आपको करनी चाहिए, कार्यप्रणाली की चर्चा आपको करनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं आप, हाँ बिल्कुल, आप देखिए, ये तो आज इधर इनको दे रहे हैं, भतीजा को बाहर कर रहे हैं और बहू को अंदर ला रहे हैं, फिर भतीजी को ला रहे हैं तो बेटे को चुनाव प्रचार में दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? इसके क्या कर रहे हैं? चलिए संजय निषाद भी जुड़ गए हैं, अहम घटक हैं। और आजकल जाति का खेल भी बहुत, उसकी गूंज सुनाई दे रही है। संजय निषाद, अखिलेश यादव अब चुनावी मैदान में उतर गए हैं, थोड़ी सी टेंशन बढ़ रही है क्या एनडीए खेमे में? कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि यादव भी ये यहां पर दूसरी टेंशन हो गई, टेक्निकल दिक्कत आ गई है, फ्रेम फ्रीज कर गया है। अभी आवाज सुन पा रहे हैं संजय निषाद? हाँ सुन रहे हैं आपकी आवाज। हाँ बोलिए, आपका वीडियो तो अटक गया। हाँ बोलिए अब प्लीज। मैं कह रहा था कि यादव भी हिंदू है और यादव भी गरीब है, उसकी भी समस्याओं का समाधान एनडीए ने किया है। सभी देश के सभी हिंदू ये चाहते थे कि राम मंदिर बन गया है, इसलिए यादव भी वोट देगा इधर से। इनके वजह से कुछ नहीं है, कुछ गुंडों के वजह नहीं, से विपक्ष अब फ्रंट फुट पर खेलने लगा है। अभी अखिलेश यादव, खबर ये भी आ रही है कि राहुल गांधी भी चुनावी मैदान में उतरेंगे, ताल ठोकेंगे अमेठी से। ये दो लड़के दिक्कत देंगे क्या?
नहीं, कुछ नहीं। इन लोगों का जब से निषाद पार्टी खड़ी बड़ी हुई है तब से उनकी उल्टी गिनती कांग्रेस की हो गई। इस समय कांग्रेस की 2 सीट है, मेरी 11 है। इस समय कांग्रेस की 2 सीट है, मेरी 11 है। बसपा की 1 सीट है, हमारी 11 है। समाजवादी पार्टी हाफ हो गई है। मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से निषाद पार्टी आई तो हाथी और पंजा साफ हो गई और साइकिल हाफ हो गई। और देखिए आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी साथ हो गई। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं पीडीए एनडीए को हराएगा। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी। तो मैं कह रहा हूं कि डॉक्टर संजय पीडीए नहीं थे क्या? जब मैं अपनी आवाज दिल्ली पहुंचा रहा था रेल के माध्यम से, तो रेल से जेल भेज दिया उन्होंने। आज के दिन में गोली मरवाए और हमारा भाई मारा गया, 302 का मुलजिम हो गए। अखिलेश निषाद मारा गया, तब ये पीडीए नहीं थे क्या हम लोग आज के दिन में? ओम प्रकाश भाई पीडीए नहीं है क्या आज के दिन में? ये हमारे उड़ने को नहीं मिलता है किसी विभाग में, और हर जगह देखिए लेदरमैन है, आज मिल्कमैन है। इसके मतलब क्या? तब नौकरी आती सत्ता आने के बाद। ये निषाद पीडीए नहीं है क्या? 18% आबादी है, उसका भी बेटा दरोगा बन सकता था। चुनाव दिलचस्प हो गया है क्या? आप इतने पुराने हैं, धुरंधर हैं चुनावी राजनीति के, अब चुनाव दिलचस्प हो गया? नहीं, आज के दिन में सभी लोग 400 पार एनडीए सरकार होगा, क्योंकि 325 सीट पहले भी आई थी। 400 पार तो तब होगा जब दिल्ली, जब यूपी में कुछ आप बंटाधार कर पाएंगे विपक्ष का, या विपक्ष मजबूती से उठता दिख रहा है। यूपी तो कुंजी होगी, चाबी होगी। 2019 में आपने देखा होगा एक समस्या था उत्तर प्रदेश में कि 30 साल से साइकिल लाओ, हाथी हटाओ, साइकिल लाओ, पंजाब। लेकिन 30 साल बाद जब डॉक्टर संजय आ गए, हाथी साइकिल एक हो गई, और एक होने के बाद 2019 में लड़ी। मोदी जी देखो फिर से प्रधानमंत्री हो गए, और किस तरह की ऐतिहासिक जीत उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो मतलब आप कह रहे हैं दिक्कत नहीं है, पर सुरेंद्र राजपूत ये देर तो नहीं कर दी मन बनाने में? पहले अखिलेश से शुरू करते हैं, फिर राहुल की भी बात करेंगे। अखिलेश ने मन बनाने में देरी कर दी क्या? बिल्कुल नहीं। कहते हैं ना, राहुल और अखिलेश इनका होगा उत्तर प्रदेश। अब आज की डेट में उत्तर प्रदेश हमारा है, और पूरी तरीके से कि 80 की 80 सीटें जीतेंगे। भी डॉक्टर संजय निषाद जी कह रहे थे, बड़े नेता हैं निषादों के भाई। हमें जरा ये बता दीजिए डॉक्टर संजय निषाद साहब, क्या हुआ जाति जनगणना का? क्या हुआ तेरा वादा? जाति जनगणना अभी तक हो क्यों नहीं रही? एनडीए के घोषणा पत्र में क्यों नहीं? आप विरोध क्यों कर रहे हो जाति जनगणना का? आप क्या चाहते नहीं हो कि क्या नाम निषाद और मछुआरा समाज जो है इसमें चला जाए एससी कोटे में? आज तक आपने किया क्या? भारतीय जनता पार्टी ने आपको लगातार धोखे में रखा। आप तो इतने बड़े नेता हो मछुआरा समाज के, हम लोगों के जल छत्री हो आप, तो जल छत्रियों को आप मुझे बता दीजिए कि जातीय जनगणना क्यों नहीं? आपकी तो मुख्य डिमांड थी। एक मिनट ये सवाल पूछ लेता हूं डॉक्टर संजय निषाद से, ये सवाल पूछ लेता हूं। संजय भाई, जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं? जितनी आबादी उतना हक मिलना चाहिए कि नहीं? पहला नेता जनगणना संविधान के मुताबिक सेंसस मैनुअल 1961 के अनुसार मांग किया था, समाजवादी पार्टी ने गोली चलवा दी थी। मैं चाहता हूँ भाई अब की बात कीजिए ना। मैं कह रहा हूँ आज के दिन में जब अनुसूचित जाति की गिनती पहले भी होती है, अल्पसंख्यक की गिनती पहले भी होती है, सामान्य की गिनती नहीं होती है, तो हमको कहाँ रखा गया है? सामान्य में क्यों डाल दिया गया? हम अनुसूचित में थे। तो जातिगत जनगणना होनी चाहिए ना। मैं कह रहा हूँ विसंगति दूर हो जाए कि पाइपलाइन में निषाद कहाँ है, 80 में है, 80 में है, वो भी ये समझाइए ना बीजेपी वालों को। पर अभी आप मुस्कुराने लगे, जातिगत जनगणना का तो मुद्दा उठा दिया, मेन सवाल का जवाब नहीं दिया। मेन सवाल का जवाब नहीं, मैं सुरेंद्र राजपूत से पूछ रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत को लाइए। दूसरी बात कहता हूं, छोड़ देते। जी, मैं बिल्कुल आप डॉक्टर साहब को इससे ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, हम इस समय बहुत परेशान हैं। हम दूसरी बात कहते हैं, आप आ जाइए, ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। आज की डेट में हमारी रणनीति का ही तो प्रत्युत्तर है कि क्या नाम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी दोनों ही सांस छोड़ो क्या नाम वो हो गए हैं, दोनों ही परेशान हो गए। पता नहीं कितनी ओछी भाषा का इस्तेमाल करने लग गए। आज की डेट में अपने 10 साल के काम तो गिनाते नहीं,
अग्निवीर पे तो वोट नहीं मांग रहे, नोटबंदी पे तो वोट नहीं मांग रहे, बेरोजगारी पर तो वोट नहीं मांग रहे, महंगाई पर तो वोट नहीं मांग रहे, वोट किस पर मांग रहे हैं? इनहेरिटेड टैक्स। वही तो सवाल पूछ रहा हूं, आप सवाल का जवाब देने के बजाय बीटिंग अराउंड द बुश कर रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं। ये सारे मुद्दे उठाने के लिए आ जाते ना मैदान में, इतनी देरी क्यों कर दी? और अभी राहुल गांधी का बस वो कयासों का बाजार ही गर्म है कि कल वोट पड़ जाएंगे वायनाड में, परसों आएंगे वो अमेठी। फ्रंट फुट पर खेलने से थोड़ा घबरा क्यों रही है कांग्रेस? हमारी देखो देखो आप एक बात बताओ, रावण रथी बिरथ रघुबीरा, आप हमें बताओ, इतने संसाधन वाले मायावी लोग हैं जो संजय निषाद जी को भी जबरदस्ती ले जाते हैं, राजभर जी को भी ले जाते हैं अपने साथ में, जाति जनगणना भी नहीं कराते हैं, और उनका इतना ज्यादा पैसा है उनके पास, जिसको चाहते ईडी से वो करवा दें। हमारी रणनीति है भाई, कम पैसे में चुनाव लड़ रहे और हम अपनी रणनीति के हिसाब से आज अखिलेश तो राहुल गांधी लड़ रहे हैं ना अमेठी से, सकता है हमारे तो राहुल गांधी अमेठी से लड़ रहे हैं सुरेंद्र। रूप से मैंने कहा कि उत्तर, सर सुन लीजिए ना, उत्तर प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता नेता सब चाहते हैं कि श्री राहुल गांधी जी अमेठी से और श्रीमती प्रियंका गांधी जी रायबरेली से चुनाव लड़े, और हम कार्यकर्ताओं की मांग को, मुझे ऐसा पूरी उम्मीद है कि सीडब्ल्यूसी कांग्रेस के अध्यक्ष और गांधी परिवार सुनेगा। एक बात, दूसरी बात, परिवारवाद के लिए मैं कह देता हूं आपसे कि हम लोग घबरा तो नहीं रहे अमेठी में, घबरा तो नहीं रहे स्मृति ईरानी का सामना करने से? राहुल गांधी स्मृति ईरानी से घबरा तो नहीं रहे? वो दिख तो रहा है कि अमेठी में, अरे स्मृति ईरानी का दिख तो रहा है कि कल वो किस तरीके का भाषण और किस तरीके का आंदोलन प्रयास कर रही थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर कानून व्यवस्था का आरोप लगा दिया उसने, कहने लगी कि मेरे कार्यक्रम में एक खूनी गुंडा आ गया था। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ये हो गई कि एक खूनी गुंडा उनके कार्यक्रम में घुस गया और वो एफआईआर कराने की जगह राहुल गांधी को पूछ रही। आज की डेट में उत्तर प्रदेश का कानून राहुल गांधी ने योगी आदित्यनाथ जी तय करते हैं। तो इस तरीके की परेशान है स्मृति ईरानी जी। और तो अभी परेशान कौन है ये तो वक्त बताएगा। एक सेकंड, लेकिन अनिल दुबे, जयंत चौधरी भी थोड़े परेशान दिख रहे हैं क्या कि 3-3 बार उम्मीदवार बदल रहे हैं, या पहले चरण के मतदान के बाद थोड़े जो संकेत मिल रहे हैं वो चिंता का सबब बन रहे हैं आपकी पार्टी के लिए भी? अनिल दुबे आवाज सुन पा रहे हैं क्या? नहीं, फ्रेम में भी नहीं दिख रहे। पर अभिज्ञान, अब ये अखिलेश का कन्नौज से नामांकन पर्चा दाखिल कर देना, इसे क्या कहेंगे? देर आयद, दुरुस्त आयद, या असमंजस है, या ये दबाव में फैसला लेना पड़ गया? नहीं, देर आयद दुरुस्त आए। बहुत, मैं इसको ओवर रीड नहीं करूंगा कि अखिलेश यादव वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, कन्नौज से। पुरानी सीट है उनकी, और पिछला लोकसभा चुनाव हालांकि वो हारे थे, लेकिन अच्छा चुनाव वो लड़े थे। तो अगर उनको उस माहौल को वापस पैदा करना है लोकसभा में, तो मेरे ख्याल से उनका कन्नौज से चुनाव लड़ना एक अच्छा निर्णय है, और ज़बरदस्ती का कोई नाटकीय बिल्डअप करने की उनको ज़रूरत नहीं थी। बड़ी ऑब्वियस चॉइस है। अगर वो कन्नौज से नहीं लड़ते तो पता नहीं कहाँ से चुनाव लड़ते उत्तर प्रदेश में। पहली बात। दूसरी, आप लोग चर्चा कर रहे थे अमेठी और राहुल गांधी की। पिछली बार 3.5 महीना मैंने ट्रैवल किया था अपनी डिजिटल सीरीज के लिए, फॉर यूपी फ्रॉम यूपी, और बीच चौराहे पर अमेठी के खड़े होकर डिक्लेयर किया था, आज तक वो रिपोर्ट है मेरे पास, कि यहाँ से राहुल गांधी चुनाव हारेंगे। और लोगों ने राहुल गांधी की इस कदर आलोचना की थी अमेठी में कि मैं भी दंग रह गया था कि इतने परिवारवाद की पुरानी सीट जो है उस पर किसी व्यक्ति विशेष को इतनी ज़्यादा आलोचना सहनी पड़े। तो अखिलेश यादव का तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं है। उनको जाना चाहिए कन्नौज, अपने काडर को बूस्ट करना चाहिए, माहौल बिल्डअप करना चाहिए। तो ये माहौल तभी पूरा बनेगा क्या जब अमेठी से राहुल गांधी भी ताल ठोकें? अभी भी असमंजस बना हुआ है क्या? अभी ये क्या आप लगभग तय मान रहे हैं कि अमेठी से लड़ेंगे, या उसमें भी कहानी में ट्विस्ट आ सकती है? देयर माइट बी अ स्टिंग इन द टेल। हाँ, योर पॉइंट इज वेरी वैलिड। सी, मतलब उसमें भी ट्विस्ट आ सकता है, ये इसलिए जानते हुए कि क्या कहीं ऐसा ना हो कि वो चले जाए और फिर हार जाए। तो देखिए, एक बेसिक बात समझने की बहुत ज़रूरत है सबको यहाँ पर, ठीक है?
2014 के बदले हुए उत्तर प्रदेश की कहानी जब तक उसको नहीं समझा जाएगा, उसके बुनियाद को, जो उसका बहुत विस्तार से चर्चा की है मैंने अपनी किताब में, यहां नहीं करूंगा, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। तो 89 से कोई पावर इक्वेशन में नहीं रही कांग्रेस पार्टी। उसके बाद मुलायम सिंह यादव के बाद के युग के बाद, जब वो अखिलेश को बना गए थे चीफ मिनिस्टर, उसके बाद दोबारा अपने दम पे कभी नहीं अखिलेश मुख्यमंत्री बने हैं। तो पूरी पॉलिटिक्स जो है वो चेंज हुई है पोस्ट 2014। मैंने अपनी किताब में लिखा है अमित शाह के बारे में कि कैसे उन्होंने इसकी रणनीतियां बनाई, छोटी पार्टियों को स्टिच किया, और पर क्या राजनीति का ऊंट कुछ करवट भी ले रहा है उत्तर प्रदेश में? आज कही जा रही है नहीं, 10 साल से जो एक सिलसिला चल रहा था उसमें ऊंट, राजनीति का ऊंट कुछ करवट ले रहा है क्या विज्ञान? अभी तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने उम्मीद की थी एक करवट की जरूर जब पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे, और उस समय मुझे लगा कि एक वर्ग है जो बेरोजगारी और अलग अलग बातों की वजह से नाराज है। उस समय मेरी किताब जब रिलीज हुई, लखनऊ में ही सबसे पहले हुई, तो मुझे बहुत लोगों से मिलने का मौका मिला, और उस समय लगा मुझे कि बरसों से मैं स्टेट पर काम कर रहा हूं, उसको जानता हूं। लेकिन अंततः क्या हुआ कि जीत, और बड़ी जीत ही हासिल हुई बीजेपी को। तो मतलब अभी यथास्थिति ही बरकरार है क्या? या तो कंसिस्टेंट हो पाया, डायलेक्ट विज्ञान। मनोज, पहले चरण के संकेत क्या कुछ संजीवनी भी साबित हुए हैं, या एक नई ऊर्जा भरी है विपक्ष के खेमे में, और उसी की बदौलत अब अखिलेश कन्नौज से ताल ठोकते दिख रहे हैं और सुर सुनाई दे रहे हैं कि भाई अमेठी से अब राहुल गांधी भी पर्चा भरेंगे? संदीप, पिछले 20-25 सालों से जिस तरीके से मैंने यूपी को देखा है, या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा को, इन सबको देखा है, मुझे ये कोई बहुत बड़ा मिराकल नहीं दिख रहा है, बड़ा कोई कैरिज्मेटिक फैसला नहीं कर लिया अखिलेश यादव ने। मैं अपनी बात को आधार बनाने के लिए एक बात ये कहूंगा कि अगर आप गौर कर लीजिए तो बेनी प्रसाद वर्मा इस पूरे इलाके को संभालते थे, जो कुर्मी वोटर थे, लेकिन धनी राम वर्मा, वो जो उस तरफ का इलाका था, इटावा, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, वो जो इलाका था, वहां पर धनी राम वर्मा थे। मुस्लिम नेता के नाम पर एक रामपुर के व्यक्ति को उठाकर उन्होंने नेशनल मुस्लिम लीडर बनाया समाजवादी पार्टी का। जनेश्वर मिश्रा तो उन्होंने ब्राह्मण नेता खड़ा कर दिया। अमर सिंह पार्टी को ग्लोरीफाई करने में लगे थे, उसमें स्टार मटेरियल डालने की कोशिश कर रहे थे, फंड वगैरह लाते थे। मोहन सिंह ठाकुर नेता खड़े कर दिए। मुझे कोई बता दे कि 5 साल के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और 7 साल के नेता विपक्ष, एक नेता, जितने लोग बैठे हैं, वो बता दें कि अखिलेश यादव ने कौन सा एक नेता खड़ा कर दिया जिसके नाम पर कोई चुनाव लड़े। मैंने आपको इतने सारे नेता गिनाए, फेरिस्त मेरी भी और लंबी है। हमारे एक दर्शक हैं मनोज, योगराज धूपर, द्वारका वासी हैं, अभी उनका हमने संदेशा फ्लैश किया। उनका यह कहना है कि राहुल और अखिलेश की वापसी से ठंडे पड़े चुनाव में जान आ जाएगी। जो अभी अभिज्ञान भी कह रहे थे कि कुछ नैरेटिव बनेगा, एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी होता है कि भाई कन्नौज का असर, इटावा, अकबरपुर, हरदोई, मिसरिक, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, क्या वो होता दिखेगा, या 2017 वाली कहानी कहीं अपने आप को रिपीट ना कर दे? 2 लड़के कुछ कमाल नहीं कर पाए थे। मैं वही अपनी बात को कंटिन्यू कर रहा हूं। तो ये जो मुलायम सिंह वाला करिश्मा था, वो अखिलेश यादव में करिश्मा नहीं दिख रहा है। ये फैसला बिल्कुल सही है कि राहुल गांधी अमेठी आते हैं, प्रियंका गांधी रायबरेली आती है, और अखिलेश यादव ने भर दिया पर्चा कन्नौज से, बिल्कुल ठीक है। चुनाव उत्तर प्रदेश सबसे सेंटर में रहता है, दिल है, रास्ता है दिल्ली का, और जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सब लोग आ जाएंगे तो उत्तर प्रदेश ही और रोचक होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी को भी चुनाव लड़ना है आके। लेकिन फैसले में गड़बड़ी है। राज्यसभा के चुनाव से ही ये गड़बड़ी शुरू हुई, जब इनके ही विधायकों में, नेताओं में टूट शुरू हुई, और इनके लोगों ने क्रॉस वोटिंग करके भाजपा को जाकर वोट दिया। टिकट 11 से 12 ऐसी सीटें हैं जहां पर 1-1, 2-2, 3-3 बार टिकट बदले गए, ये किया जाए, वो किया जाए। एक छोटा सा जवाब चाहूंगा, पर सुब्रत पाठक और स्मृति ईरानी की दिल की धड़कनें थोड़ी तेज हो गई होंगी। 100% अखिलेश यादव कन्नौज जाके चुनाव लड़ेंगे, भले ही वो डिंपल को हरा चुके हो, सुब्रत पाठक, लेकिन अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे तो अखिलेश यादव अपने आप में एक नेता। मैं कह रहा हूं अखिलेश यादव ने नेता कितने खड़े किए इसकी बात कर रहा हूं, लेकिन अखिलेश यादव खुद एक नेता है,
वहां तो सुब्रत पाठक तो की धड़कन मतलब बढ़ेगी। जो चुनाव स्मृति, थोड़ा ठंडा लग रहा था, अब हिंदू मुसलमान का घमासान भी हुआ, विरासत टैक्स की भी बात आ गई, अब दो लड़के मैदान में उतरते हैं तो ठंडा पड़ा चुनाव क्या दिलचस्प भी होता दिखाई देगा, या 2017 के विधानसभा चुनाव की बात दोहरा सकती है? तो राजनीति के ऊंट ने तो करवट ली है।